अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जानजेब अब्बासी। एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वीडियो में इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि ईमान मिज़ारी और उनके शोहर हादी अली चट्टा को मुतनाज़ा ट्वीट्स के केस में सज़ा सुना दी गई है। सज़ा के बुनियादी पॉइंट्स तो अब तक आपको मालूम हो चुके होंगे, लेकिन जो डिटेल रीजनिंग आई है 22 सफ़ात पर मुश्तमिल, एक तो उस पर बात करेंगे कि वजूहात कोर्ट की जानिब से क्या बयान की गई। अब दूसरा, इस पहलू के ऊपर भी बात करने की ज़रूरत है कि इस जजमेंट की अनाउंसमेंट से पहले अदालती माहौल कैसा था। ईमान मज़ारी ने अदालती कार्रवाई से बाइकआउट क्यों किया, इस पर भी बात करेंगे। और फिर एक सबसे अहम सवाल ये है कि एक अदालती फोरम से सज़ा हो गई, अब ये मामला अपील में जाना है। तो अपील में ईमान मज़ारी और उनके शोहर की जो ये केस है, ये अपील में कब तक समाअत के लिए मुकर्रर हो सकता है। हाई कोर्ट, या इस बिलखसूस में बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, वहाँ पे मुकदमात की फिक्सेशन की पॉलिसी क्या रही है जब इमरान खान के केसेस डिस्कस होते रहती हैं। तो इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात करने के लिए फ़याज़ महमूद भी हमारे साथ होंगे। तो ये मुश्तरका तौर के ऊपर हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तफ़सीलात में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो गुफ्तगू का आगाज़ फ़याज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। जो तहरीरी वजूहात आई हैं उसके ऊपर तो बाद में आते हैं। एक तो मुख्तसरन हमारे नाज़रीन को एक फतवा बता दें, मुख्तसरन के ऑर्डर क्या हुआ है, सज़ा कितनी है, और ये ऑर्डर सुनाने से पहले जो कोर्ट का माहौल था वो क्या था। कल भी सहाफ़ियों को रसाई नहीं थी अदालती कार्रवाई तक। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और देखिए भाई साहब, अगर हम बात करें जो आपने सज़ा की बात की है, तो मुख्तलिफ दफ़ात में ये सज़ा दी गई है। जो फीका कवानीन है उसकी सेक्शन थी, तो उसमें जो मैक्सिमम सज़ा है वो 10 ईयर्स की है। और अगर तमाम सेक्शंस को मिला लें तो वो 17 साल की बनती है। और मजमूई तौर पे कुछ 3 करोड़ से ज़ायद का उनके ऊपर जुर्माना भी आयद किया गया है। अब ज़ाहिर है इस पर बहुत सी बात हो रही है कि एक ट्वीट के ऊपर आप इतनी सख्त सज़ा देने जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि 10 साल हम इसको इसलिए कंसिडर करेंगे कि जो मैक्सिमम सज़ा होती है इम्प्लीमेंटेशन उसके ऊपर होती है। लेकिन इसमें बहुत सारे लुकनाज हैं, बहुत सारा सुकम है, वो ज़ाहिर है हम आपसे भी जानेंगे, आपने भी जी। फैसला अब तक पढ़ लिया है। लेकिन इस पे अगर हम बात करते हैं इस्लामाबाद की जो फैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, आपने कहा जी इस पे कैसे फिक्स होगा या क्या होगा, उस पर जाने से पहले माहौल अगर आपको मैं थोड़ा सा जी बता जी, देता हूँ। एक अदालती तो कार्रवाई का माहौल इंटरेस्टिंगली क्या था, जब ये फैसला सुनाया गया तो उनके वकला में से कोई भी मौजूद नहीं था। यानी ईमान मिज़ारी और उनके शोहर के। इवन के वो खुद भी मौजूद नहीं थे। ठीक है। ठीक है, सुबह जब उनको वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया तो वो हार्डली उनकी तकरीबन कुछ 35 से 40 सेकंड या 1 मिनट की ज्यादा से ज्यादा उनकी वो पेशी थी, जिसमें उन्होंने एक ही सांस में जितनी बातें कर सकती थी ईमान मिज़ारी उन्होंने की। और उन्होंने जज साहब को जो है मुखातिब किया, और उन्होंने आप नहीं बल्कि तुम का वर्ड इस्तेमाल ठीक है। किया। फिर उनसे जज साहब ने उनसे कहा कि क्या आप करना चाहती हैं क्रॉस एग्जामिन। तो उन्होंने कहा जी हम आपका बाइकआउट करते हैं, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। उन्होंने फिर कहा जी मुझे हमारे ऊपर टॉर्चर हुआ, हमें खाना नहीं दिया जा रहा, हमें पानी नहीं दिया जा रहा। और इस दौरान ही फिर जो है हादी अली चट्टा ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उनकी जो आवाज़ थी डिस्टॉर्शन आ रही थी, तो वो बात नहीं हो सकी। फिर जज साहब ने कहा ये जो करते हैं ना, मुझे इनकी वीडियो रिकॉर्ड करके भेजो पुलिस वालों को जो उधर मौजूद थे। और उन्होंने मीडिया की मौजूदगी का भी पूछा और उसके बाद बाइकआउट कर दिया। अब मेरे ख्याल में जब यानी बाइकआउट हो ईमान ने गया, पूछा कि मीडिया है या नहीं, हाँ तो तो बताया गया कि मीडिया नहीं है। नहीं नहीं उस टाइम ज़ाहिर है कोई भी बोला नहीं है, ज़ाहिर है अच्छा अच्छा। उस पे तो कोई भी नहीं बोला। अब हो गया। लेकिन हैरान कुन तौर पे कोई वकील मौजूद नहीं थे उस टाइम जब ये सब कुछ हुआ। कल वाजिद गिलानी साहब भी थे, मंजूर जजा साहब भी थे, और अच्छा, दीगर भी एक तमाम जो वकला साथ माज़रत थे। फ़याज़, ये बात आप लोग कोर्ट के अंदर मीडिया मौजूद नहीं था। नहीं, आज सुबह की बात कर रहा हूँ, उस टाइम मीडिया मौजूद था। आज था मौजूद। मीडिया मौजूद था उस टाइम, मीडिया के जो हमारे दोस्त हैं वो सब मौजूद थे। और और लेकिन ईमान ने जो वीडियो लिंक के जरिए पेश हुई तो उन्होंने पूछा कि मीडिया मौजूद है या मीडिया नहीं, मौजूद है। उन्होंने ज़ाहिर उन्होंने पहला सवाल ये पूछा, बल्कि उस टाइम कि क्या जैस मीडिया मैं आपको मौजूद है। थोड़ा सा उसका नक्शा कह देता हूँ। जब वीडियो लिंक ऑन हुआ, जी। क्योंकि पहले 20 मिनट पहले जो है ना वो वीडियो लिंक ऑन नहीं हो रहा था, कोई इशू आ रहा था। और उसको जब रिजॉल्व किया, जैसे ही वीडियो लिंक पे आई वो सामने, उन्होंने वही अपने कल वाले ही कपड़े पहन रखे थे। जैसे ही आई उस टाइम तक जज साहब अपनी सीट पे नहीं थे, और उनकी आवाज आई कि क्या मीडिया मौजूद है। साथ ही जज साहब की एंट्री हो गई। फिर जज साहब ने उनसे मुखातिब हुए, उन्होंने कहा कि क्या आप क्रॉस एग्जामिन करेंगी। तो उस पर उन्होंने फिर जो चार्ज शीट करना था उन्होंने उस पर कर दिया, और उन्होंने कहा जी हम आपकी कार्रवाई का बाइकआउट करते हैं। जज साहब ने कहा ठीक है मैं फैसला कर देता हूँ। मैं फिर ठीक है आप फैसले का इंतजार करें, ये बात कही।
उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद अशरफ गुजर साहब, जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं बतौर सदर, वो आगे एक दरखास्त लेके आए। बाकी कोई वकील नहीं थे, उन्होंने कहा जी आप मुलजमान को पेश करवाएं यहाँ पे। तो जज साहब ने कहा मैं इस पर फैसला कर दूंगा। अब जाहिर है इस इंतजार में रहे कि फैसला उस पर आएगा, लेकिन फैसला बाद में शाम में आ गया कि उनको सजाएं सुना दी गई हैं। लेकिन मेरे ख्याल में चले पहले तो एक कहा जा रहा था जी वो आ नहीं रहे, वारंट निकाले जा रहे थे, और बकौल ईमान मजारी के या उनके, वो तो जाहिर है वो कहते थे हम पेश भी हो रहे थे और सब कुछ कर रहे थे, लेकिन हमें जो फेयर ट्रायल का हक है वो हमें नहीं दिया जा रहा था। लेकिन मेरे ख्याल में आज इस तरह से इतना जल्दबाजी में फैसला सुनाना, ये उसने इस पूरे फैसले को इतना वीक कर दिया। जाहिर है वो हम आपसे जानते हैं कि किन ग्राउंड्स के ऊपर जाकर उन्होंने सजा दी है, लेकिन जिस तरीके से फैसला सुनाया गया है इटसेल्फ इसने इन तमाम तर चीजों को इतना वीक कर दिया है कि ये जो है सजा जब कभी अपील लग गई तो ये कभी टिकेगी नहीं। अब आपने कहा जी अपीलें कब लगेंगी, उस पे आखिर में बात करें। जी ठीक है। अब मैं मेरे ख्याल में हम आ जाते हैं कि जो फैसला है, फैसले के आम नुकात क्या है। अच्छा फयाज, एक चीज जो मैंने जज साहब ने किन किन जजमेंट्स के ऊपर रिलाय किया है। अच्छा, एक तो मैं आपको ये बताऊं ना कि जैसे आपने कहा जी कि मुल्ज़मान को ज़ाती हैसियत में कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया गया, ये बजाते खुद एक सवाल है जिसका जवाब इस जजमेंट में हमें नहीं मिलता। मिसाल के तौर पे आप अगर ये कहेंगी कि ये फलां वजूहात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर, क्योंकि अब तो वो कोर्ट की कस्टडी में तो नहीं है ना, वो तो पुलिस की कस्टडी में है। नहीं, जुडिशियल कस्टडी में सर, वो अब वो आजाद शहरी नहीं है, वो जुडिशियल कस्टडी में, वो आपकी कस्टडी में। तो जब वो आपकी कस्टडी में है तो फिर वो ऐसी कौन सी वजूहात थी क्या आप जिनकी बुनियाद के ऊपर आप उनको पेश नहीं कर सकते, फिर आप क्रॉस एग्जामिन का उनको राइट नहीं दे रहे। फिर उसके बाद 342 का बयान बहुत अहम होता है, वो नहीं दिया गया। अच्छा यहाँ पे वो पहले, इससे पहले ना प्रोसिक्यूटर ने दे दिया था एक दफा उनकी तरफ से ही जो तैनात किए गए थे, लेकिन तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वैसे ही उस फैसले को कलअदम करार दे दिया था और कहा था दोबारा इसको करें, और आज उन्होंने फिर हके जरा खत्म कर दिया। अच्छा, ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में एक स्टेज पे आया था ना, जस्टिस हाशिम काकर साहब के सरबराही में केस सुना, तो उस वक्त सरकार का ये मौकफ था कि ये डिले टैक्टिस किए जा रहे हैं, जानबूझकर इस केस को डिले करने की कोशिश की जा रही है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी ये व्यू था कि जो एक्यूज होता है वो अपने डिफेंस में जो है वो सब कुछ करता है, लेकिन ये उसके बावजूद भी ये प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी होती है ये कि आपने फेयर ट्रायल देना है। तो आपने इस बुनियाद के ऊपर भी कि आपने कानूनी तकाजों से आप मुनहरिफ या इनहराफ नहीं कर सकते। अच्छा, फिर एक ये बात जी कि 342 का स्टेटमेंट, इसके ऊपर जज साहब ने लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस जनरल मुशर्रफ केस का रिलाई किया है, उसके ऊपर इंसार किया है। हाँ जी, और उसके ऊपर हालांकि हम जानते हैं मुशर्रफ का मामला अलग था, वो ट्रीजन वाला केस था, उनके ऊपर मल्टीपल केसेस उस वक्त बने जब वो अमरीयत से उनका दौर खत्म हुआ, तो उसके बाद केसेस, तो उस केस के इससे फैक्ट्स थे मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा मुख्तलिफ। और ये वैसे भी एक तरह का एब्सेंशिया का जो ट्रायल तकरीबन उन्होंने कर दिया जब बंदे इनकी कस्टडी में है जी, तो उसी वक्त में फिर कैसे हो सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद 4 तरह के मुख्तलिफ जो इल्ज़ामात हैं वो बताए गए। मिसाल के तौर पे एक इल्ज़ाम ये लगा, एक इल्ज़ाम ये है जी कि झूठी मालूमात फैलाने का इल्ज़ाम है। अच्छा जी, वो इल्ज़ाम क्या है जी कि ईमान मज़ारी और उनके शोहर ने कुछ ऐसी ट्वीट्स की जिसके ज़रिए से ये बात कही गई, जो उन ट्वीट्स में ये बात कही गई कि जी पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द मुल्कों में शामिल है। तो उन्होंने कहा जी कि ये बात जो है वो इसलिए दुरुस्त नहीं है कि किसी भी तौर के ऊपर पाकिस्तान को एज टेररिस्ट स्टेट जो है वो कभी भी डिक्लेयर नहीं किया गया। ठीक है। फिर कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो जिनको बैन किया गया है कि वो जैसे मुख्तलिफ जो तंजीमें बैन होती हैं, जैसे TTP है, उसको कलअदम करार दिया गया। इसलिए कुछ शख्सियात भी बैन हैं, जैसे मारंग बलोच के हवाले से कहा गया। फिर उसके बाद अली वजीर का नाम है, बाकी लोगों के जो नाम हैं, तो ये कहा गया जी कि उनके हवाले से भी कुछ ट्वीट्स जो हैं वो इनकी तरफ से की गई। फिर एक शहरोज रियाज नामी सब इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने कहानी शुरू यहाँ से होती है जी कि उन्होंने 12 अगस्त को वेब ब्राउजिंग के दौरान उन्होंने देखा कि ईमान मज़ारी जो है वो रियासी इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट्स कर रही हैं, BLA और TTP के बयानिए को फरोग दिया जा रहा है। फिर NCCIA ने तकनीकी माहिर अनीसुर रहमान को तकनीकी तजिए के लिए मामला भेजा। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई जिसमें ये कहा, इस बात की तस्दीक की गई कि अकाउंट
ईमान मज़ारी का ही है और रियासत मुखालिफ तशहीर जो है वो की गई है। फिर उसके बाद इसके ऊपर ये बात भी कही गई कि जी ये जो रियासी बयानिया रियासत मुखालिफ बयानिया जो है इसकी तशहीर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जब की गई तो इस मामले के ऊपर मज़ीद ये कहा गया जी कि हमने मौका फराहम किया लेकिन अदालती कार्रवाई का बाइकआउट किया गया। सरकारी खर्च के ऊपर दिफा का वकील दिफा मुकर्रर किया। अदालत ने हमेशा इस मामले पे तहम्मुल का मुजाहरा किया है, ये जैसा आप फरमा रहे हैं, आज भी किया उन्होंने, और कह रहे हैं जी के ट्वीट्स रियासती इदारों पर अवामी एतमाद को नुकसान पहुंचाया गया। इन ट्वीट्स के जरिए रियासती इदारों पर अवामी एतमाद को नुकसान पहुंचाया गया। ये जो फैसले में उन्होंने बातें कही हैं हम इसको बिल्कुल इसको कंसिडर भी कर सकते हैं, इस पे सुना भी जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में जो फेयर ट्रायल जिस तरह का एक राइट बनता है, अगर वो देके इन चीज़ों को ही इसी तरह डिस्कस कर लिया जाता तो मेरे ख्याल में इस फैसले में कोई जान पड़ जाती। लेकिन जिस तरीके से फैसला सुनाया है मेरे ख्याल में, मुझे तो बहरहाल इसमें जान नहीं लग रही है। अब आप कानूनी तौर पर समझने लगती है तो आप बताएं आपको इसमें कितनी जान लग रही है? ये सर्वाइव कर जाएगा फैसला कभी जाके अपीलों में? देखिए ये वो कुछ ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर बहरहाल आगे चल के बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू होनी है, जैसे 342 का स्टेटमेंट ना होना, हक के दिफा खत्म कर देना, जो कि मामूली बात जब आपकी कस्टडी में बंदे हैं, जब आपकी कस्टडी में है, ठीक है, या तो ये हो ना कि जी आपकी प्रेमिसेस में नहीं है, आप कहेंगी कि ये बंदा एब्सकॉन्ड कर गया है, हाँ, तो फिर वो तो फिर फैसले आते हैं। अच्छा, वो भी जब फैसले आते हैं ना, वो भी कभी स्टैंड नहीं करते फैसले। वो जब एब्सेंशिया का ट्रायल होता है, जब मुल्जिम सरेंडर कर देते हैं, वो कहते हैं जी मैं तो था ही नहीं, मुझे तो दिफा ही नहीं मिला, तो वो इस बेस पे खत्म होते हैं, फिर दोबारा रीट्रायल हो जाते हैं। और इसमें एक और मसला भी जो मुझे नजर आ रहा है जिसके ऊपर अपील में जो है वो बात होनी है, और वो ये होगा कि जो सब इंस्पेक्टर हैं वो मुद्दई हैं और तफ्तीशी ही। अच्छा, तो उस टाइम हमने उनसे पूछा था कि सर ये जो अपीलों वाला मामला है, तो उन्होंने कहा था कि देखें हर अपील जो है ना अपने वक्त पे जाके लगेगी, ठीक है। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ केसेस में, जैसे इमरान खान के केसेस में उनकी अपीलें जो हैं वो नहीं मुकर्रर होती, जो है वो कहते हैं जो जब उनकी टर्न आएगी तब लग जाएंगी। तो मुझे तो बज़ाहिर अभी जो है ईमान की अपील भी लगती दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि कुछ दिन पहले ईमान मज़ारी ने हाई कोर्ट में इस बात का कहा भी था कि अगर मुझे सजा हुई तो उन्हें नहीं लगता कि उनकी अपील जो है वो फौरी तौर पर फिक्स भी होगी। अच्छा, तो बज़ाहिर तो मुझे नहीं लग रहा कि ये फौरी तौर पे कोई फिक्सेशन की तरफ जाएगा, और शायद कुछ वक्त गुजरेगा, वक्त गुजरने के बाद कभी लगेंगी, तो फिर ये फैसला स्टैंड करता है या नहीं करता वो तो वक्त आने की बात है। लेकिन फिलहाल तो यही लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा इस फैसले को सर्वाइव करना। लेकिन ये भी देखने वाली बात होगी कि अपील कब फिक्स होती है, असल सवाल ये है। चलिए, बहुत शुक्रिया फयाज आपके वक्त का। तो ये कुछ आवाज़ था जो हमने आपको इस केस और इससे जुड़े हुए कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखे। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा।